हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, इसमें हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हम एक शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आपको डे वाइज बता दिया गया है कि मान लीजिए हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको पहले दिन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको दिन भर उनको पढ़ना है और शाम को 7 बजे 7 से 7:30 के बीच में एक मिनी टेस्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो आपका टेस्ट आपकी हेल्प करेगा आपकी पूरे दिन की प्रिपरेशन, आपने जो करी है, जो भी चीज़ें आपने रिवाइज करी है, उसको एनालाइज करने में। ठीक है, आधे घंटे के टेस्ट के बाद, जो कि गूगल मीट में होता है, कैमरा ऑन करने के लिए मैं बोलती हूँ ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको आंसर्स भेज दिए जाते हैं और आप आंसर्स की फ़ोटो खींचकर जो आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो आप ग्रुप में शेयर करते हैं। फिर आपको उन क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट हो या फिर उस दिन में आपने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको उसका एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है जो आपको रिविजन में हेल्प करेगा, और साथ में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। राइट, तो इसके थ्रू एक तो आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका रिविजन हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स जो शायद हम खुद पढ़ते वक्त मिस आउट कर जाएं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है, आपको नए पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। वैल्यू एडिशन होगा, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, आपके डाउट रिजॉल्व होंगे। एंड देन तीसरा पॉइंट है, आपको एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी मिलेगा, तो आपको रिविजन जब करना होगा तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं। ये आपके जीएस के लिए बैच है जो कि हमारा प्रीलिम्स 2025 को भी फोकस कर रहा है और आरओ एआरओ 2023 दोनों को एम करते हुए हम इसमें चल रहे हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि जो हम 30 क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमारा प्रयास है कि 20 क्वेश्चंस जो हों वो एकदम नए पैटर्न के, नए तरीके के क्वेश्चंस हों। 5 उसमें हम पीवाईक्यूज लेते हैं और 5 क्वेश्चन हम करेंट अफेयर्स से लेते हैं, तो हमारी होलिस्टिक प्रिपरेशन होती चलती है। 70 मिनी टेस्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। 5 हम फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, अभी नहीं करा है, आगे चलकर करेंगे। लगभग ये 75 डेज होंगे। 75 डेज में हम मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, सैटरडे संडे नहीं करते हैं, ताकि जिनका भी जो भी बैकलॉग हो वो उसको कवर कर सकें। ठीक है, एंड इस ग्रुप की जो वैलिडिटी है ये हम कंप्लीट तो 75 दिनों में कर लेंगे, लेकिन ये वैलिडिटी हमारी 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स होना है तब तक बनी रहेगी। जो भी वीडियोस हैं उनका एक्सेस रहेगा, जब आप चाहें, जितने बार चाहें आप उनको उससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी ग्रुप की डिटेल्स थी, हम किस प्रकार से चीज़ों को कर रहे हैं वो मैंने बता दिया। अब आज का जो वीडियो था उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू करी है तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वही आज का आपका सिलेबस में थे। आज आपको उन्हीं को पढ़ना था, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क से संबंधित कहा गया है। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ब्लू वाटर पॉलिसी टू स्टैब्लिश पोर्टुगल एज द लीडर इन इंडियन ओशन। तो ये मैं इंग्लिश को देखकर बता रही हूँ, लेकिन इसका बाइलिंगुअल चल रहा है हमारा। जो हिंदी की पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताती रहूँगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये स्टेटमेंट अल्बुकर्क से संबंधित गलत है, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। ठीक है, उसका प्रयास था अल्मीडा का कि वो इंडियन ओशियन का मास्टर बना दे पुर्तगालियों को। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन्होंने अबॉलिश की थी सती प्रथा। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम सही है, अल्बुकर्क से संबंधित। इन्होंने सती प्रथा को अपने एरिया में बैन करने की कोशिश की थी। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने कहा था सती प्रथा को बैन कर दिया जाए, और जो पुर्तगाली जो जनता थी उनसे कहा कि आप इंडियन महिलाओं से शादी करें। ठीक है, ताकि पुर्तगालियों को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल सके। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने कैप्चर करी थी टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर से अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया था। ये पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले से संबंधित है। जो डुप्ले हैं इनको पायनियर कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंस का। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है भारत में डुप्ले को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको याद होगा, आपने लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस की नीति पढ़ी है, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली से पहले डुप्ले जो कि फ्रांसीसी थे, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की थी और इन्हीं को इसका प्रवर्तक माना जाता है, ओरिजिनेटर। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लाइव, डुप्ले नेवर कमांडेड एन आर्मी ऑन द बैटलफील्ड। तो डुप्ले जो थे वो एक प्लान कर चीज़ों को चलते थे, एक प्लान बनाकर करने की कोशिश करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी
बैटल फील्ड पर जाकर आर्मी को कमांड नहीं किया है, जबकि क्लाइव जो थे उन्होंने बैटल फील्ड पर जाकर भी लड़ाई करी। ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। क्लाइव ने एंड किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। तो जो डुअल सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्लाइव के द्वारा, ठीक है, इसको एंड नहीं किया था, क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद क्लाइव के द्वारा डुअल सिस्टम यानी कि जो दोहरी प्रणाली थी, द्वैत शासन की जो प्रणाली थी, उसको शुरू किया गया था। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 18वीं शताब्दी के मध्य में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली जो मुख्य वस्तुएं थी, बंगाल से जो एक्सपोर्ट करते थे मुख्य वस्तुएं, वो कौन सी थी? तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर और ओपियम। इसको निर्यात किया जाता था। कपास, रेशम, शोरा और अफीम। फिर आगे देखते हैं। अब कहा गया है इसमें से कौन सा वैलिड रीजन था जिसकी वजह से यूरोपियंस ने एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढा था भारत के लिए। इसके पीछे का एक वैलिड रीजन, लॉजिकल रीजन क्या था? डिमांड फॉर इंडियन लग्जरी गुड्स इंक्रीज इन यूरोप। यूरोप में जो भारतीय लग्जरी आइटम्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी, ये कारण था। या फिर लैंड रूट जो था इंडिया में ये कंट्रोल किया जाता था अरब्स के द्वारा, ये कारण था। रिलीजियस हॉस्टिलिटी जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में थी वो कारण था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही कारण जो थे ये इसके लिए जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से यूरोपियंस ने एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये तीनों ही हो जाएंगे। देखिए ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें आपको लग सकता है कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में रिलीजियस हॉस्टिलिटी से कैसे होगा? तो देखिए जो उस समय पर पोप निकोलस फिफ्थ थे, उनका क्या प्रयास था? उनका प्रयास था कि क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा स्प्रेड किया जा सके ताकि जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, उसको टैकल कर सके, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से पुर्तगाली जो थे उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया। तो इसीलिए तीनों ही सही होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन से संबंधित भारत में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कहा गया है प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री भारत में सेटअप की गई थी वास्को ड गामा के द्वारा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो सेटअप की गई थी ये पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के द्वारा, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के द्वारा सेटअप की गई थी, ना कि वास्को ड गामा के द्वारा। और ये सेटअप कहाँ की गई थी? कैलीकट में। कहाँ की गई थी सेटअप? कैलीकट में। और वास्को ड गामा भारत कब आए थे? 1498 में आए थे, 1498 में कैलीकट में आए थे। और ज़ेमोरिन जो थे वो वहाँ पर शासक थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको याद रखने हैं। और ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी पेड्रो अल्वारेज के द्वारा, ये कब की गई थी? ये की गई थी 1500 में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे में क्या कहा गया है? फ्रेंच जो थे दे वर द फर्स्ट टू सेट अप अ फैक्ट्री इन पौंडीचेरी। तो ऐसा नहीं है, पुर्तगाली थे प्रथम जिन्होंने सबसे पहले स्टैब्लिश की थी 1523 में, ठीक है, 1523 में। उसके बाद डैनिश के द्वारा स्थापित की गई थी 1624 में, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया हमारा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? डच ने स्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। तो जिसने जहां पर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है जिस यूरोपीय पावर ने, वो हमको थोड़ा सा देखना होगा। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। मसूलीपट्टनम पड़ता कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 1605 में इन्होंने स्थापित की थी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहले में कहा गया है जो डच थे इन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। जो गजपति शासक थे उन्होंने इनको कुछ भूमि दान में दी थी, वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो गजपति शासक थे इनका जो शासनकाल था ये समाप्त हो चुका था लगभग 1542 में। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1602 में, ठीक है। और इन्होंने जो स्थापित की थी एक चार्टर जारी किया गया था डच की सरकार के द्वारा, उसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी फैक्ट्री, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट है अल्बुकर्क ने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम बीजापुर स्टेट, ये हम ऊपर देख चुके हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी मद्रास में ऑन अ प्लॉट ऑफ द लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की थी
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो मद्रास में जो की गई थी वो उनको प्राप्त कैसे हुई थी? विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से उन्होंने पट्टे पर ली थी, ठीक है, लीज पर ली थी, ठीक है, उस पर उन्होंने स्थापित की थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1639 की बात हो रही है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसल, जो सिख संप्रदाय था उसमें मिसल की बात हो रही है, इसमें हमको बताना है करेक्ट क्या है। जो मिसल होते थे ये क्या होता था? ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा गठित सशस्त्र अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा नहीं फॉर्म किए गए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने मिसल थे? 12 मिसल थे, राइट। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस पे वर्क करते थे। बाकी एक बार देख लेते हैं। दूसरे में कहा गया है जो मिसल थे ये ऑपरेट होते थे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, यानी कि लोकतांत्रिक जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उनके द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता था और ये इक्वालिटी, समानता पर बल देते थे। फिर कहा गया है जो मिसल्स हैं इनको स्टैब्लिश किया गया था टू सेफगार्ड द पंजाब, टू सेफगार्ड पंजाब अगेंस्ट नादिर शाह। तो नादिर शाह के जो इन्वेजन हो रहे थे, जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे बचने के लिए इनको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये जो मिसल्स थे वो बेसिकली समानता पर बल देते थे, लोकतांत्रिक प्रकृति के थे, ठीक है। सभी जो लोग इसका हिस्सा थे सबके पास अपनी बात कहने का समान अधिकार था। तो कुल मिलाकर मिसल्स होते क्या थे? ये थे छोटे छोटे, एक बड़ा सा जो सिख कन्फेडरेसी थी, एक जो सिख क्षेत्र था उसमें छोटे छोटे सॉवरेन स्टेट्स जो थे 12, उनको अलग अलग मिसलों में बांट दिया गया था, ठीक है। जो संप्रभु क्षेत्र थे वो एक एक मिसल थे, राइट। तो ये हमारे मिसल्स हमें क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, पूछा जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये किस मिसल को बिलोंग करते थे? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल को। सुकर चकिया मिसल को कौन बिलोंग करता था? महाराजा रणजीत सिंह। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं एक टर्म था चतुष्पति या फिर टोल। ये क्या था? इसका अर्थ क्या था? भारतीय इतिहास में इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये बेसिकली बता देती हूँ क्या होते थे। ये बेसिकली हायर एजुकेशन के सेंटर्स थे। 18वीं शताब्दी में जो उच्च शिक्षा के लिए केंद्र थे बिहार और बंगाल में, उनको चतुष्पति या फिर टोल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं करेक्ट कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट एनेक्स बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो क्यों नहीं एनेक्स किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? ये देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कंपनी वॉज नॉट विलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं लेना चाहती थी। सही बात है, नहीं लेना चाहते थे, बस लूटना चाहते थे। फिर क्या कहा गया है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम वॉज एक्सपेंशन। अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है लोकल रूलर्स जो थे भारत में, दे वर रेडी टू ग्रांट प्रिविलेजेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो क्या रेडी थे कि वो ग्रांट कर सके प्रिविलेजेस। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो उनके फुलफिल हो रहे थे, क्योंकि ऐसा था कि लोकल रूलर्स उनको प्रिविलेजेस दे रहे थे, राइट। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हमको हड़पने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन फरमान से संबंधित सही स्टेटमेंट बताना है, कौन सा था? तो गोल्डन फरमान जो है इसको बेसिकली गोल्डन फरमान को गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उनके द्वारा इशू किया गया था अंग्रेज़ों को। इसके माध्यम से उनको ये विशेषाधिकार दे दिया गया था, प्रिविलेज दे दिया गया था कि वो ट्रेड कर सकते थे गोलकोंडा के पोर्ट्स में, ठीक है, बंदरगाहों में फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। और उनको देना कितना था? 500 पेगोडाज देने थे एक साल में, ठीक है। पेमेंट ऑफ 500 पेगोडाज अ ईयर इन 1632 में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब फरमान जारी किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कार्टाज सिस्टम, जो कार्टेज सिस्टम कहेंगे जिसको, इसके संबंध में क्या हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? पहला कहा गया है अ सी ट्रेड पास विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन ओशियन रीजन। तो कार्टेज सिस्टम था क्या? बेसिकली यही था। यहाँ पर ये सही हो जाएगा क्योंकि नेवल ट्रेडिंग का लाइसेंस होता था। एक तरीके से नेवल ट्रेडिंग के लिए
एक लाइसेंस का पास होता था जो कि पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में जो भी ट्रेड करना होता था उसके लिए। ठीक है, अब ये चाहते थे कि इनका जो दबदबा है उस क्षेत्र में बना रहे, इसलिए इन्होंने ये कार्टेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगालियों ने। एक सी ट्रेड के लिए, समुद्र व्यापार के लिए पास इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, हैदर अली से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले में कहा गया है इन्होंने आर्म्स फैक्ट्री स्थापित की थी डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से, तो ये बात सही है। उसके बाद कहा गया इन्होंने मेंटेन किए फ्रेंडली रिलेशंस, मैत्रीपूर्ण संबंध आरकॉट के नवाब के साथ इन्होंने स्थापित किए। तो जो आरकॉट के नवाब थे उनके साथ इनके काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, मतभेद थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देन तीसरा क्या है, तीसरा दिया हुआ है ही फोर्स द इंग्लिश फोर्सेस टू एक्सेप्ट वेरी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास को किया गया था अंग्रेज़ों के साथ, और ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन किया गया था, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन्होंने अटैक किया था त्रावणकोर पर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ए सॉवरेन राइट्स विच लेड टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए, टीपू सुल्तान जो थे वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से संबंधित नहीं थे, हैदर अली थे संबंधित। ठीक है, हैदर अली संबंधित थे और उन्होंने त्रावणकोर पर अटैक किया था, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3। फिर आगे देखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर का जो प्रभाव था, जो उसका इम्पैक्ट था, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहले में क्या कहा गया है, जो रियल पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो गई थी, नवाब से नायब सूबेदार के पास आ गई थी वो पावर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा, और नवाब को केवल एक नाम मात्र का हेड बना दिया गया था। अवध जो था ये इमीडिएटली एनेक्स कर दिया गया था कंपनी की टेरिटरी में, जो कंपनी का क्षेत्राधिकार था उसके में इमीडिएटली उसको एनेक्स कर मिला लिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बनाया गया था, इमीडिएटली एनेक्स उस पर कब्जा नहीं किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात होगी तो ये साइन की गई थी रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम द्वितीय के बीच में, तो ये सही हो जाएगा हमारी स्टेटमेंट। कब की गई थी, 1765 में। देन चौथा स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था दीवानी राइट्स, बंगाल के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, 3 और 4, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट के लिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है बुरहानुल मुल्क आलियास सादत खान, इनसे संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सादत खान जो थे ये इंडिपेंडेंट जो राज्य स्थापित हुआ था अवध का, उसके फाउंडर थे। फिर कहा गया है इन्होंने भाग लिया था इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एजर्शन और रीजन का प्रश्न है। क्या एजर्शन में क्या कहा गया है, पुर्तगाल वॉज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया, पुर्तगाल जो था वो लंबे समय तक अपना जो ट्रेड था, ट्रेड एकाधिकार जो था वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया, ये एजर्शन हो गया। रीजन क्या था, जो पुर्तगाली थे उन्होंने एक डिसऑनेस्ट ट्रेड, उन्होंने डिसऑनेस्ट यानी कि ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाया। ठीक है, डिसऑनेस्ट मतलब उन्होंने खराब तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिसका ये परिणाम रहा कि वो लंबे समय तक एकाधिकार को अपने कायम नहीं कर पाए। और उसके बाद एक पार्ट ये भी है कि दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, तो वो रिलीजियस रूप से इनटॉलरेंस की पॉलिसी भी अपनाते रहे। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, एजर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी यही सही है। यही रीज़न था जिसकी वजह से ये अपना एकाधिकार मोनोपोली को मेंटेन नहीं कर पाए ट्रेड में। और फिर हम किसका उदय देखते हैं, बाकी जो यूरोपियन पावर्स आती हैं और उसके बाद अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसमें से जो चौथा इंसिडेंट है वो होगा। ठीक है, यानी कि जहांदार शाह जो है ये मुगल एम्परर बनेंगे। जहांदार के जो शाह हैं ये लगभग 1712
फरवरी मार्च 1712 से हमारे फरवरी तक 1713 तक, 1 साल के लिए ये सबसे पहले बनेंगे हमारे मुगल एम्परर। ठीक है, फिर आएगा पहला वाला, नादिर शाह जो है इन्होंने डिफीट किया था मुगल्स को बैटल ऑफ करनाल में, ये होता है 1739 की घटना। उसके बाद आता है तीसरा वाला, बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर कब होगी? बैटल ऑफ बक्सर होगी हमारी 1764 में। फिर अकबर द्वितीय जो है इन्होंने टाइटल दिया था राजा को, किसको दिया था? राजा राम मोहन रॉय को। तो ये 1831 की घटना है, तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब हमको बताना है विद रेफरेंस टू द इवेंट्स दैट लेड टू बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ उससे संबंधित कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया है? कहा गया है, पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता के अंग्रेजी किले पर कब्जा कर लिया गया था। देन दूसरे में क्या कहा गया है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे इनके द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग यानी कि मिसयूज किया गया। फिर ब्लैक होल त्रासदी की जो घटना है वो। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा अबॉलिशन ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुल्क मुक्त व्यापार था उसकी समाप्ति कर दी गई, ये रीजन था। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अबॉलिश किया गया था ये मीर कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं किया गया था। फिर टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे उनके संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये पेट्रन थे साइंस और टेक्नोलॉजी के। ठीक है, यानी कि ये इसके संरक्षक थे, इन्होंने अपने दरबार में इसको संरक्षण प्रोवाइड किया। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक मॉडर्न आर्सेनल डिंडीगुल में फ्रेंच एक्सपर्ट्स की सहायता से। ठीक है, फिर तीसरे में क्या कहा गया है? सब्सिडियरी अलाइंस जो है ये मैसूर स्टेट पर इम्पोज कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी टीपू सुल्तान के समय पर। ठीक है, देखिए पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अभी हमने ऑलरेडी देखा कि हैदर अली के समय पर डिंडीगुल में एक फ्रेंच की सहायता से वेपन का कारखाना खोला गया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो और इसको टीपू सुल्तान के रेन में नहीं लागू किया गया था। टीपू सुल्तान जब 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद लागू किया जाएगा, ड्यूरिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ड्यूरिंग द रेन लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1798 में हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं और लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आएंगे सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पिंडारियों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पिंडारियों के संबंध में तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा ये सही हो जाएगा। पिंडारी थे कौन? ये बेसिकली मराठा सेना से ये लोग जुड़े थे और उनके द्वारा जो भाड़े के सैनिक होते थे उनको वो पिंडारी कहलाते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक होल ट्रेजेडी से संबंधित स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या जिसमें कई सारे लोगों को एक रूम में बंद कर दिया गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस इवेंट में कई लोग सफोकेशन से मर गए थे, तो उससे संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे बंगाल के इस इंसिडेंट के समय पर। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? ये इंसिडेंट हुआ था फोर्ट जॉर्ज में। फोर्ट जॉर्ज में ये इंसिडेंट हुआ था जो कि कलकत्ता में। तीसरे में क्या कहा गया है? इसकी वजह से हॉस्टिलिटी जो दुश्मनी थी नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो बढ़ गई थी और परिणाम था बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहला क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जो क्लाइव थे ये भारत आए थे 1755 में। ठीक है, और ये डेप्यूटी गवर्नर बने थे। ठीक है, और जो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये हुई थी 1756 में। तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर नहीं थे बंगाल के उस समय पर। ठीक है, देन दूसरा है ये फोर्ट जॉर्ज में घटना घटी थी, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये फोर्ट विलियम में घटी थी, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ठीक है, जो फोर्ट जॉर्ज है ये है चेन्नई में, ना कि कलकत्ता में। ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा क्या है? इसके परिणाम स्वरूप बैटल ऑफ
प्लासी हुई थी ना कि बक्सर, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी ना कि बक्सर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कहा गया है वॉर ऑफ सक्सेशन जो हुआ था बहादुर शाह के रेन के बाद, इसके क्या हुआ, इट्स ऑन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बिशियस नोबल्स। तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो बहादुर शाह के बाद हुआ था, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोबल्स थे, ऐसे नोबल्स का राइज हुआ, ऐसे नोबल्स आते हैं सीन में जो काफ़ी एम्बिशियस थे और वो अपने अपने जुगाड़ लगाने लगे और अपने अपने जो प्रिंसेस थे उनको बैठाने की कोशिश करने लगे मुगल सीट पर, मुगल गद्दी पर, ठीक है। तो प्रिंसेस को कुल मिलाकर पपेट बनाकर रख लिया था इन लोगों ने, तो ये बिल्कुल सही बात है। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, जुल्फ़िकार खान जो थे ये एक एम्बिशियस नोबल थे मुगल कोर्ट में, एंड ही दैट डिपोज्ड एंड किल्ड मुगल बादशाह। जुल्फ़िकार खान जो थे, ये जो थे इन्होंने हत्या नहीं की थी। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जुल्फ़िकार एक एम्बिशियस नोबल थे, ये बिल्कुल सही था मुगल कोर्ट में। दैट डिपोज्ड एंड किल्ड मुगल बादशाह, ये गलत हो जाएगा। जुल्फ़िकार खान के ही प्रयासों से जहांदार शाह जो थे इनको बनाया गया था मुगल किंग, ठीक है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं फ़र्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने कर दी थी, ठीक है। तो सैयद बंधु जो थे वो इंपॉर्टेंट एम्बिशियस नोबल्स भी थे और उन्होंने मुगल बादशाह की हत्या भी की थी, तो ये गलत हो जाएगा। जुल्फ़िकार खान वॉज वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स, तो जुल्फ़िकार खान सैयद ब्रदर्स में नहीं थे। सैयद ब्रदर्स में दो भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन अली खान, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, सफदरजंग जो नवाब थे वो कहाँ के नवाब थे, ये पूछा गया है। हैदराबाद, बंगाल, भरतपुर या फिर अवध। तो सफदरजंग जो थे ये अवध के नवाब थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दस्तक के संबंध में क्या कहा गया है। ये जो था दस्तक, ये इशू की गई थी मुगल बादशाह के द्वारा, दैट फुली एग्जेम्प्टेड द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने फुली एग्जेम्प्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को और उसके ऑफिसर्स को फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से इनको छूट मिल गई थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बेसिकली कंपनीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको एग्जेम्प्ट किया था, ठीक है। ये मुगल जो बादशाह थे फ़र्रुखसियर, उनके द्वारा इस फरमान को लाया गया था। उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो बेसिकली इसको इशू करते थे, ठीक है, दस्तक को। और ओरिजिनली ये जो प्रिविलेज दिया गया था, ये जो विशेषाधिकार था, ये लिमिटेड था बंगाल में। बाद में फ़र्रुखसियर ने इसको एक्सटेंड कर दिया था पूरे देश के लिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कहा गया इसका मिसयूज़ किया गया था करप्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मिसयूज़ जो दस्तक का हुआ, ये एक मेजर कॉज था इरिटेशन का बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण बना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने जजिया जो कर था उसको अबॉलिश किया था, अकबर, फ़र्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम। तो पहले और दूसरे, अकबर और फ़र्रुखसियर के द्वारा ये कदम उठाया गया था कि उन्होंने जजिया कर को अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। देन अगला देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो कॉलोनियल रूल था, इट वाज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन मद्रास, सबसे पहले ये मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद मद्रास में अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स किए गए थे टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रेजिम ऑफ लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मद्रास में ग्रामीण समाज था, इसको फिर से व्यवस्थित करने के लिए और भूमि के जो अधिकार थे इनकी एक नई व्यवस्था और एक नई रेवेन्यू सिस्टम स्थापित करने की शुरुआत के प्रयास किए गए थे। ये बात मद्रास से संबंधित बताई गई है। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि इससे संबंधित मद्रास में कोई भी प्रयास नहीं हुए थे। कहाँ हुए थे, बंगाल में हुए थे, ना कि मद्रास में, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रयास बंगाल में हुए थे। फिर क्या कहा गया है, नाम पूछा गया है उस इनोवेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कि लॉन्च की गई है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये हो जाएगी हमारी नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है।
फिर हम देखते हैं वो कौन सा भारतीय मंदिर है जो सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2023 के अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए फॉर इट्स कंजर्वेशन। अपने संरक्षण के लिए जो मंदिर है उसको चुना गया है। मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को के द्वारा विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो कौन सा मंदिर है? वो है हमारा अभथस्तेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये बेसिकली तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा ग्वालियर में है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में, तो सब कुछ जी से है, याद रख सकते हैं। निष्ठा प्रोग्राम की बात हो रही है। निष्ठा प्रोग्राम जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? एजुकेशन से संबंधित है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो ये एजुकेशन से संबंधित है। आखिरी प्रश्न देखेंगे। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को पब्लिश किया गया है? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को पब्लिश किया गया है नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, NOAA के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन केस कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।